नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी कंपनी के शेयर की जो कीमत हमें स्क्रीन पर दिखती है, क्या वही उसकी असली अंदरूनी कीमत है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट बुक वैल्यू को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेयर बाजार में जो कुछ ऊपर ऊपर दिखता है ना, वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। शेयर की कीमत तो बस एक शुरुआत है, एक ट्रेलर समझिए। असली कहानी वो तो सतह के नीचे छिपी है, और बुक वैल्यू वो चश्मा है जिससे हमें वो छिपी हुई कहानी दिखती है। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले बुक वैल्यू की बुनियादी बातों को, इसके एबीसी को समझना होगा। ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने का पहला कदम है। तो ये बुक वैल्यू आखिर है क्या? इसे कंपनी की किताबी कीमत या नेट वर्थ भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी आज ही अपना सारा सामान, फैक्ट्री, मशीनें, ऑफिस, कैश सब कुछ बेच दे और अपना सारा कर्ज चुका दे, तो आखिर में उसके शेयर होल्डर्स के हाथ में जो पैसा बचेगा, बस वही उसकी बुक वैल्यू है। और पता है, इसका फॉर्मूला भी एकदम सीधा साधा है। कंपनी की कुल संपत्ति यानी टोटल एसेट्स में से उसकी कुल देनदारियां यानी टोटल लायबिलिटीज को घटा दीजिए, जो बचा वही है कंपनी की बुक वैल्यू। सिंपल। अब देखिए, एक निवेशक के तौर पर पूरी कंपनी की बुक वैल्यू से ज्यादा काम की चीज है एक शेयर की बुक वैल्यू। इसे हम कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर, या शॉर्ट में बीवीपीएस। यह हमें बताता है कि कंपनी की जो कुल किताबी कीमत है, उसमें से हर एक शेयर का कितना हिस्सा बनता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक शेयर की बुक वैल्यू यानी बीवीपीएस आ गई, पर इसका करें क्या? यहीं पर एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, प्राइस टू बुक रेशियो, जिसे सब पीबी रेशियो कहते हैं। ये है एक जबरदस्त टूल। पी रेशियो एक तरह का तराजू है। एक पल्ले पर वो रखता है शेयर की बाजार कीमत और दूसरे पर उसकी किताबी कीमत यानी बीवीपीएस। इससे हमें यह पता चलता है कि बाजार उस कंपनी की किताबी कीमत की तुलना में उसे कितना भाव दे रहा है। क्या लोग उसकी असली कीमत से ज्यादा देने को तैयार हैं या कम? आमतौर पर पीबी रेशियो को समझने के तीन मोटे मोटे नियम हैं। अगर ये एक से कम है, तो हो सकता है कि शेयर अपनी असली कीमत से भी सस्ता मिल रहा है, या फिर कंपनी में कोई गड़बड़ है। अगर ये ठीक एक के बराबर है, तो बाजार और किताबें एक ही बात कह रही हैं। और अगर पीबी 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि बाजार को कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी संपत्ति से और भी ज्यादा पैसा बनाएगी। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम बस कम पीबी वाले स्टॉक्स ढूंढें, उनमें पैसा लगा दें और बस अमीर बन जाएंगे? काश ये इतना आसान होता, लेकिन सच्चाई, जैसा कि हमेशा होता है, थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। एक बात हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टिंग में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। संदर्भ के बिना कोई भी नंबर, चाहे वो पी बाई बी रेशियो ही क्यों ना हो, अधूरा है। उसका असली मतलब तभी समझ आता है जब हम उसे कंपनी और उसकी इंडस्ट्री के नजरिए से देखते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। बैंकिंग सेक्टर के लिए 1 से 3 का पीबी नॉर्मल माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 से 4, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए तो ये 5, 10 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इससे साफ है कि तुलना हमेशा सेब की सेब से होनी चाहिए, सेब की संतरे से नहीं। यानी एक ही सेक्टर की कंपनियों की आपस में तुलना करनी चाहिए। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? आखिर एक आईटी कंपनी का पीबी रेशियो एक बैंक से इतना ज्यादा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है बुक वैल्यू की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक सीमा में। देखिए, बुक वैल्यू सिर्फ उन चीजों को गिनती है जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनें, गाड़ियां। इसीलिए ये बैंकिंग या मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनियों के लिए ज्यादा काम की है। पर ये उन चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कंपनी का ब्रांड, उसके पेटेंट, उसका सॉफ्टवेयर या उसके शानदार कर्मचारी। और आज की तारीख में खासकर आईटी कंपनियों के लिए यही तो उनकी सबसे बड़ी दौलत है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक XYZ बैंक का ये डेटा है। कुल संपत्ति है 50,000 करोड़, कुल देनदारियां हैं 45,000 करोड़, बाजार में कुल 500 करोड़ शेयर हैं और एक शेयर की कीमत चल रही है 15 रुपए। तो चलिए अब फटाफट 3 आसान स्टेप्स में इसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं। पहले निकालेंगे बुक वैल्यू, फिर बुक वैल्यू पर शेयर और आखिर में पी बाई बी रेशियो। पहला स्टेप, कुल संपत्ति में से कुल देनदारियों को घटाया, तो 50,000 करोड़ में से 45,000 करोड़ गए और हमें मिली 5,000 करोड़ रुपए की बुक वैल्यू। दूसरा स्टेप, अब इस बुक वैल्यू को कुल शेयरों की संख्या से डिवाइड किया। 5,000 करोड़ रुपए को 500 करोड़ शेयरों से भाग दिया और यह आ गया 10 रुपए प्रति शेयर का बीवीपीएस। और आखिरी स्टेप, बाजार की कीमत जो कि 15 रुपए है, उसको बीवीपीएस यानी 10 रुपए से डिवाइड किया और हमारा पीबी रेशियो निकला 1.5।
जैसा हमने पहले देखा था, बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एकदम ठीक ठाक लग रहा है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि कम पीबी रेशियो का मतलब क्या है। देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। ये एक छिपा हुआ खजाना हो सकता है, जहां एक अच्छी कंपनी किसी वजह से अस्थायी तौर पर सस्ती मिल रही है, या फिर ये एक खतरे की घंटी भी हो सकता है, जो बता रहा है कि कंपनी की संपत्ति खराब है या उसका भविष्य अंधकार में है। और इन दोनों के बीच का फर्क पता लगाना ही तो एक स्मार्ट निवेशक का काम है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक निवेशक के तौर पर इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? महान निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। पीबी रेशियो जैसे टूल्स हमें कीमत के शोर से आगे देखने और कंपनी की असली वैल्यू खोजने में मदद करते हैं। तो कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। पीबी की तुलना हमेशा एक ही सेक्टर की कंपनियों में करें। 1-2 साल नहीं, बल्कि 5-10 साल का ट्रेंड देखिए कि बुक वैल्यू बढ़ रही है या नहीं। सिर्फ नंबर के पीछे मत भागिए, कंपनी की एसेट क्वालिटी को भी समझिए। और सबसे जरूरी बात, बुक वैल्यू को अकेला मत देखिए, इसे रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे दूसरे मैट्रिक्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी का एनालिसिस करें, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिएगा, क्या बुक वैल्यू सिर्फ एक नंबर है, या ये उस कंपनी की कहानी का एक अहम अध्याय है? क्योंकि असली निवेशक नंबर नहीं पढ़ते, वो नंबरों के पीछे छिपी कहानी पढ़ते हैं। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए